Hello everyone. I am Dr. Jayant, Assistant Professor of Commerce, CHL गवर्नमेंट कॉलेज छारा झज्जर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब फॉरेन मार्केट में एंट्री करते हैं तो किस कंट्री में हम बिजनेस करना चाहिए, कि what are the steps in country evaluation and selection, and what are the factors affecting the country selection and evaluation। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कि कैसे हम इंटरनेशनल मार्केटिंग, जब हम कह रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचेंगे, हम मार्केटिंग ऑपरेशंस करेंगे, तो ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है कि कहाँ पर, कौन से देश में, किस मार्केट में। तो यही चीज़ ऐसे बिना एनालिसिस करे, बिना सोचे समझे, बिना जानकारी इकट्ठी करे तो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी, कि कैसे एक नया बिजनेस सेटअप किया जाए, कहाँ पर सेटअप किया जाए। तो उसी के लिए कंट्री इवैल्यूएशन और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्लोबल मार्केटर के लिए, ताकि जो भी वो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो एक सफिशिएंट बेसिस और सफिशिएंट कॉज के ऊपर डिपेंडेंट हो। इट शैल डिसाइड वेदर टू सेट इट्स प्रोडक्शन बेस, कहाँ पर वो अपने उत्पादन करने का प्रोडक्शन बेस, यानी कहाँ पर वो एक बेस क्रिएट कर सकता है। वेयर एंड हाउ टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट, कहाँ पर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाए। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया जा रहा हो प्रोडक्ट, लेकिन उसकी मार्केटिंग वो बिकता बाहर हो। तो आपको ये दोनों जगह देखनी है कि उसका प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है और उसकी मार्केटिंग कहाँ पर हो रही है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है वो, तो हमको ये ध्यान देना होगा कि कहाँ पर ये किया जाए। नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करने की ज़रूरत होती है ये डिसीजन लेते वक्त, और यही अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्टेप्स, कि कंट्री सिलेक्शन करने में सबसे फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग द इंटरनेशनल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ये स्टेप्स मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा, तो अभी जस्ट आई एम नेमिंग इट। द फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग इंटरनेशनल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, selecting the factors, parameters for evaluation. Then preliminary screening will be done. After preliminary screening, detailed evaluation of selected markets will be done. Final selection of the market will be done when सारा evaluation होने के बाद final decision लिया जाएगा. Now let's discuss one by one. The first is defining international business objectives. कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अगर हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो, मार्केट बेस को कैप्चर करना हो, कस्टमर को डिलाइट करना हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है। ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी उसके अलग अलग इंटरनेशनल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे पहला जैसे कि सेलिंग द सरप्लस प्रोडक्शन। अगर आप किसी एक देश में व्यापार कर रहे हैं और आपका उत्पादन क्षमता ज्यादा है, अधिक है, सरप्लस में है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हम जो हमारा सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं उसको हम बाहर किसी विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं या कहीं पर बाहर उसको सेल करना शुरू करते हैं। तो आपका बिजनेस एक्सपेंशन करने के आइडिया से आप ये ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस भी मिलता जुलता है जब आपका मेन बिजनेस ही है, सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से नहीं, बल्कि आपने बिजनेस को सेट ही इसलिए किया था कि आप अपना प्रोडक्ट बाहर विदेशों में बेच सकें, आप अपने ग्लोबल इमेज क्रिएट कर सकें। और ऐसे करने में बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक तौर पर स्थिरता होनी जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, लो लॉ एंड ऑर्डर, लीगल कंपटीशन, लोकल कंपटीशन,
ये सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाना जरूरी है और एनालिसिस किया जाना जरूरी है। तीसरा है आपका सेलेक्टिंग द सूटेबल लोकेशन फॉर द प्रोडक्शन, कि आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको सेलेक्ट करना है प्रोडक्शन बेस, कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करें और हमारे को कॉस्ट भी कम पड़े, वहां की लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस भी ठीक हों। तो फैक्टर्स जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स देखा जाए, उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, लेबर कॉस्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे कुछ फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। इंडिया एंड चाइना एक बहुत बड़े अट्रैक्शन सोर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जहां पर लेबर जो है वो चीप मिलता है। यही कारण है कि वेस्ट से, बाहर से, गल्फ एशियन कंट्रीज, इवन यूरोप, सारे का सारे कंट्रीज ये कोशिश करते हैं कि उनका मैन्युफैक्चरिंग का कुछ पोर्शन या सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना इंडिया जैसे कंट्रीज में हो पाए, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सस्ती पड़ती है, चीप लेबर है, बाकी रिसोर्सेज भी यहाँ पर सस्ते पड़ते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसका, कि उसको अपने लिए प्रोडक्शन बेस चुनना हो और उसी बेसिस, उसी ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम कंट्री को चूज कर सकते हैं। सेकेंड है सेलेक्टिंग द फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स फॉर इवैल्यूएशन, कि सबसे पहला अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से फैक्टर्स हैं। ये जो फैक्टर्स होंगे ये उसके ऑब्जेक्टिव पर कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगे। जैसा उसका ऑब्जेक्टिव होगा उसको देखते हुए वो फैक्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अलग अलग ऑब्जेक्टिव के अनुसार अलग अलग फैक्टर्स रेलिवेंट हो सकते हैं। इन फैक्टर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स एंड सेकंड इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं आपके, इन फैक्टर्स को मैक्रो नेचर होते हैं ये, यानी वो फैक्टर्स जो सारे देश के लिए कॉमन है, कोई अलग से किसी एक बिजनेस या एक इंडस्ट्री पर असर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारे के सारे देश के लिए वो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इन फैक्टर्स को जनरल फैक्टर्स भी कहा जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक लेजिस्लेशन, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल फैक्टर्स एटसेट्रा। अगर किसी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन हो रहा है, अगर किसी अर्थव्यवस्था में डिमांड का इशू है, तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमी पर असर कर रहा है, वो किसी एक बिजनेस पर असर नहीं कर रहा। हाँ, हो सकता है कि किसी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक पे ज्यादा असर करे, लेकिन उसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। ऐसे ही अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, अगर राजनीतिक तौर पर या सरकार पर कोई किसी प्रकार का खतरा हो जाता है, तो ऐसे में भी आपके बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है और वो पूरी की पूरी इकोनॉमी या पूरी पूरी इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। तो ये कुछ मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स थे। सेकंड, इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स, किसी खास एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, ये माइक्रो इन नेचर होते हैं और सारे देश पर असर नहीं पड़ता है। तो कॉमन, जैसे कि अब इसमें है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल सोचकर देखते हैं, अगर हम किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, अगर सपोज जो टायर्स होते हैं, एक गाड़ी में टायर लगता है, अगर टायर मैन्युफैक्चरर्स में सोचिए हड़ताल हो गई, या टायर मैन्युफैक्चरर्स को मिलने वाला जो उनका रॉ मटेरियल था वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर ही असर पड़ेगा। टायर टायर ना मिलने से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन और उस सब में गड़बड़ हो जाए, लेकिन वो जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है और उसी इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग और उसी इंडस्ट्री के बिजनेस पर असर कर रहा है। ऐसे ही लेबर कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है। अगर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं तो आपके कंट्री सिलेक्शन पर असर पड़ेगा। अगर आपके लेवल ऑफ कंपटीशन ज्यादा नहीं है
अगर कॉम्पिटिटर्स ज्यादा नहीं है तो आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेकर उस कंट्री में अपना बिजनेस सेट करने के लिए सोच सकते हैं। डिमांड, गवर्नमेंट रूल्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इलेक्ट्रिक बैटरीज, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सब्सिडीज और उस सब के लिए कैंपेनिंग की जाती है कि आप इलेक्ट्रिक बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदें। तो ये भी इलेक्ट्रिक बैटरीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए कोई फैक्टर अलग हो सकता है। कपड़ा मिलना या कपड़ा ना मिलना एक फैक्टर हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, बट लेकिन उसका असर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री या एयरलाइंस पर या आपके फोन्स पर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर असर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो किसी एक खास इंडस्ट्री या किसी एक कारण पर असर करते हैं बजाय के सारे देश के। तो यही ध्यान में रखना होगा मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स और इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स को करते वक्त कि कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कितना असर डालते हैं और किस तरीके से करते हैं। जब एक बार हमने फैक्टर सिलेक्ट कर लिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो पर्पस है आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का, वो है शॉर्टलिस्ट करना नंबर ऑफ सूटेबल मार्केट्स के लिए। क्योंकि हमारे को डिटेल्ड इवैल्यूएशन करने के लिए ये जरूरी है कि हम मार्केट्स को शॉर्टलिस्ट करें जो अनसूटेबल हैं, जो सूटेबल नहीं है, इंडस्ट्री जो मार्केट्स जो देश सूटेबल नहीं है हमारे बिजनेस, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से, उनको पहले से ही हटा दिया जाए ताकि हमारा जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो लंबा ना खींचे। जो जरूरी है सिर्फ वहीं पर हम इवैल्यूएशन करें और जहां पर कोई स्कोप नहीं दिखता है उन मार्केट्स को स्टार्टिंग में ही प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के दौरान ही हटा दिया जाए। ये करने के लिए हम सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डब्ल्यूटीओ जैसे कि, या आईएमएफ या कोई और एसोसिएशंस जो रिलीज करती हैं डाटा से पब्लिकली, उन डाटा की मदद से हम ये साफ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पॉपुलेशन साइज, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ रेट जैसे फैक्टर्स यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तय करने के लिए कि हमारा कौन सा मार्केट हमारे लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो चीप है, जो सस्ता हम बनाना चाह रहे हैं, हम हमारी टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो लोअर सेक्शन ग्रुप है या जो बहुत ज्यादा वीकर सेक्शंस में, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन हम जिन्हें कहते हैं, अगर हम उस प्रोडक्ट को लेकर न्यूयॉर्क जैसे शहर में या और डेवलप्ड नेशन के ऐसे शहर में, ऐसी जगह पर बिजनेस करने लगे जहां पर इनकम लेवल बहुत ज्यादा है लोगों का, जहां पर क्वालिटी के लिए प्राइस फैक्टर है, तो वहां हमारा लिए वो बिल्कुल फेल है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लग्जरी गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट्स अंडर डेवलप्ड नेशंस या बहुत ही पुअर कंट्रीज में करने लगे तो वो चीजें वहां सुटेबल नहीं होंगी। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम कुछ अननेसेसरी की जो मार्केट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। डिटेल्ड इवैल्यूएशन में सबसे पहला है कि जब आप मार्केट्स को शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं उसके बाद आप उसका एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में बेसिकली हम करते क्या है कि जितने भी मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स और इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उनको एनालाइज करके उनको एक रॉ स्कोर दिया जाता है। उसके बाद उन हर एक फैक्टर को एक वेट दिया जाएगा और उस वेट्स को रॉ स्कोर से मल्टीप्लाई करके उसका एक टोटल एग्रीगेट वेटेड स्कोर निकाला जाता है। उस वेटेड स्कोर को रैंक करके हम फाइनल डिसीजन करते हैं।
ये एक सैंपल है, एक ये सैंपल जस्ट इट्स अ सैंपल ऑफ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। ये आपके फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि हमने जो फैक्टर्स हैं, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स और इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स में कुछ फैक्टर्स लिए गए हैं: ग्रोथ रेट, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन रेट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैक्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हमने इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स भी ले लिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेट्स दिए गए हैं, रॉ स्कोर है और वेट्स है। कंट्री ए का वेटेड स्कोर निकल कर आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी करके। जो वेट्स हैं, ये वेट्स फैक्टर को देखते हुए इंपॉर्टेंस देखी जाती है। अब अगर हम ध्यान दें तो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज कंपेयर टू कल्चरल फैक्टर्स। ऐसे ही इन्फ्लेशन रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपका टैक्स इंसेंटिव के मुकाबले। तो ये जो चीजें हैं ये हम ध्यान में रखेंगे और जो फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा वेट दे देंगे। रॉ स्कोर्स मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही अलग अलग देशों का हम ये वेटेड स्कोर्स निकाल लेंगे। दोनों मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स का टोटल सम और इंडस्ट्री का टोटल सम करके हम उसको रैंक करते हैं। जो जितना ज्यादा हायर होगा, फाइनल सिलेक्शन करते वक्त देखिए आप, जो वेटेड स्कोर आया इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में उसको हम रैंक्स देते हैं। जो जितना हाई वेटेज होगा उसको उतना ही ज्यादा स्कोर दिया जाता है। और ये लिस्ट आगे तक के लिए भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कभी बाद में भी हमें एक्सपेंशन करने का हम चाहें, या अपने बिजनेस को हम किसी और तरीके से उसका नया फॉर्म या कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस हम करना चाहें किसी और देश में, तो वो भी हम इस लिस्ट के बेसिस पर कर सकते हैं। इस वीडियो का सेकंड सेक्शन जो है वो है फैक्टर्स यूज्ड इन कंट्री इवैल्यूएशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्री वैल्यूएशन में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है उसकी। फर्म रिलेटेड फैक्टर्स हैं कुछ, कुछ हैं इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स और कुछ हैं आपके मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। फर्म रिलेटेड फैक्टर्स वो इंटरनल फैक्टर्स हैं बिजनेस यूनिट के, जो और इनको इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, उसी के मुताबिक आप, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को करने में। साथ ही साथ आपका विजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, कि टॉप मैनेजमेंट क्या विजन रखता है। विजन का मतलब होता है कि आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद हम अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट आपके बिजनेस को कहाँ क्या अचीव करवाना चाहता है और वो क्या उस बिजनेस के आकार को, उस फॉर्म को देखता है। तो विजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट को देखते हुए भी हम एक देखेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस की मैनेजमेंट ये चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड नेशंस में अपनी ब्रांचेस खोलें बाय 2030। तो आज से 10 साल बाद तक हम चाहते हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खुलें, कहां पर? डेवलप्ड नेशंस में। तो ये क्या है? मैनेजमेंट का एक एजेंडा है, या मैनेजमेंट ये कह सकती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक लग्जरी आइटम है। हम ऐसी मार्केट्स में बिजनेस करेंगे जहां पर लग्जरी आइटम्स की डिमांड इतनी ज्यादा हो। तो विजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। उसके अलावा फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज कितने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, कहां पर है। इंडियन कंपनी के पास, उसके पास रिसोर्सेज पूरे हैं, मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है। वो चाहता है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके चाइना में करे।
लेकिन क्या वो उन रिसोर्सेज को चाइना ले जा सकता है या नहीं? अगर वो चाइना वहां रिसोर्सेज को लेकर नहीं जा सकता, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, या वहां पर चाइना जाकर उन रिसोर्सेज को दोबारा से एक्वायर नहीं कर सकता, तो वो बिजनेस के लिए, बिजनेस मॉडल उसके लिए किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेस, कि क्या आपके पास एम्प्लॉय, आपके पास वर्कफोर्स इतना है कि वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके, या क्या वो आपके प्रोडक्ट को एक नया रूप दे पाए। तो इनके अवेलेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, कि आपके बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया भी था इस वीडियो में कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या हम सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या हम किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस को करना चाह रहे हैं, क्या हम इन्वेस्टमेंट मोड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैनेजरियल पॉलिसीज, कि आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसी हैं, किस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, किस तरीके के देश में आपकी उन मैनेजरियल पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जा सकता है, और कहां पर वो मैनेजरियल पॉलिसीज फेल हो जाएंगे। ये एक फैक्टर है जो एक फर्म डिसाइड करेगा, ये सोचेगा कि हमारा जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो एक डेमोक्रेटिक या एक फ्री टाइप माहौल है, तो हमारे को उसी तरीके का ही एक मार्केट सर्च करना पड़ेगा जहां पर एक फ्री वर्क कल्चर का माहौल हो, या एक ट्रेंड हो उसका। अगर बाकी सारी कंपनीज ऐसी हैं, कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं जहां पर आपका वर्क लाइफ एकदम अलग है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है वर्क लाइफ, तो आप ऐसे में नहीं जा सकते, क्योंकि आपका कंपनी का वर्क कल्चर क्या है, एक फ्री और रिलीविंग देने का है। तो ये एक ध्यान में देना होता है कि आपकी मैनेजरियल पॉलिसीज उस गवर्नमेंट या उस देश के माहौल के एनवायरनमेंट के अनुकूल हैं या नहीं। कॉरपोरेट इमेज, आपकी कंपनी की क्या इमेज है, अच्छी है बुरी है, उस पर्टिकुलर रीजन में लोग हमारी कंपनी को जानते हैं क्या, अगर जानते हैं तो वो क्या राय रखते हैं, अगर जानते हैं तो क्या वो उससे सामान खरीदने को तैयार हैं। केवल जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे को इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉरपोरेट इमेज को एनकैश कर सके, वो कॉरपोरेट इमेज हमारी सेल्स को भी बढ़ा पाए। एंड वर्क एनवायरनमेंट, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि वर्क एनवायरनमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि आपकी कंपनी का किस तरीके का कल्चर है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर। सबसे पहला है उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि आपका रॉ मटेरियल की जो सप्लाई कंडीशंस हैं वो किस तरीके की हैं, क्या आपके पास रॉ मटेरियल सबकी सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्वालिटी कैसी है उन इनपुट्स की। रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, अगर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट्स भी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। और कॉम्पिटिटिव प्राइस, कि उस रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट एंड लेबर। लेबर के केस में भी यही सेम फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, यही सेम फैक्टर चलते हैं कि क्या आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है, क्या वो उसकी सप्लाई है या नहीं है, वर्कफोर्स है या नहीं है, उसकी कॉस्ट कितनी है, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। तो ये सभी चीजों को यहाँ पर हम देखेंगे। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, अगर आप वहां देखते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, तो आपके लिए वहां जाना बहुत चैलेंजिंग होगा। ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनीज के साथ compete करना आपके लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन अगर वहीं आप एक ऐसी इंडस्ट्री, आप ऐसा एक जगह, ऐसा देश ढूंढते हैं जहां पर आपके कॉम्पिटिटर ज्यादा नहीं हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं,
आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो लेवल ऑफ कंपटीशन अगर ज़्यादा होता है तो फिर आप उस कंट्री के एक करीब आप कह सकते हैं कि उसका वेटेज कम हो जाता है, क्योंकि वो एक चैलेंजिंग माहौल क्रिएट करने वाला फैक्टर है। डिमांड साइज, डिमांड साइज कैसी है? क्या वहां पर कस्टमर्स हैं? मार्केट बेस कितना है? उस मार्केट को क्या आप कैप्चर करने में सक्षम हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? या उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, पहले से ही एक्सेस सप्लाई है, पहले से किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा है और आप ऊपर से एक और कंपनी खोलकर उसी प्रोडक्ट की खोल देते हैं, तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो डिमांड साइज कितना है, और डिमांड साइज के साथ साथ उस डिमांड को आप क्या सही तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या राय रखता है एक आम कस्टमर? ये सारी चीजें आप डिमांड साइज को एस्टिमेट करते वक्त ध्यान में रखते हैं। जो डिमांड एस्टिमेशन, डिमांड फोरकास्टिंग की बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग की टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से हम डिमांड साइज को कैलकुलेट कर पाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है? क्या वो आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक तो नहीं है? बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट अगर आइडियोलॉजी होगी तो वो बाहर से आने वाली विदेशी कंपनीज के लिए एक अच्छा सिंबल नहीं होगा। बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले देश एमएनसीज को बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करने देंगे, या उनके लिए बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव माहौल नहीं होगा। हो सकता है उनको बार बार लोकल मैन्युफैक्चरर्स और गवर्नमेंट से या वहाँ के लोकल पब्लिक से एक विदेशी होने का टैग मिलता रहे और उसको उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हुए। टैक्स इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज, कि गवर्नमेंट आपको, अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं, क्या सब्सिडीज हैं? क्या गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है या नहीं कर रही है, या गवर्नमेंट आपको डिस्करेज कर रही है? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है आपकी? उसके बाद लास्ट है कल्चरल फैक्टर्स। ये भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं। कल्चर होती है आपके प्रोडक्ट्स को लेकर, कि अगर कोई एक ऐसा देश है जहां पर जॉइंट फैमिलीज का कल्चर ज्यादा है, बड़ी फैमिलीज हैं, तो हो सकता है आपकी जो डिमांड है रिटेल की, कंज्यूमर गुड्स की, या आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, टेलीकॉम की, इन सभी इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड है, अगर सिर्फ छोटी छोटी फैमिलीज हैं, तो वो आपकी डिमांड को कैप्चर करने के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक तो ये है कि एक घर पर आप सीधा 10 लोगों को एज अ कस्टमर लें और उन 10 लोगों को आप टारगेट कर पाए, और एक है आप हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से आपको टारगेट करना पड़े। इसके बाद है लास्ट मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। सबसे पहला है उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस। आपके इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं? ये आपके कंज्यूमर लेवल और परचेजिंग पावर पर सीधे तौर पर असर करते हैं। मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स याद रखें, वो फैक्टर्स हैं जो पूरे के पूरे देश पर सभी तरीके की इंडस्ट्रीज पर असर करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, मैक्रो इन नेचर ये होते हैं। तो कंज्यूमर लेवल और परचेसिंग पावर पर सीधे तौर पर अफेक्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल हैं इनके: नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, इन्फ्लेशन रेट एक्सेट्रा। ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, ये सम ऑफ द फैक्टर्स जो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आते हैं। और आप देख सकते हैं इन सभी फैक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखें, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सीधे सीधे तौर पर आपके प्रोडक्ट पर और आपके इस डिसीजन पर असर करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज,
इकोनॉमिक पॉलिसीज में सबसे पहला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, कि किसी भी देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, किस प्रोडक्ट को वो इंपोर्ट करने देंगे, किस प्रोडक्ट की वो मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्सेशन है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि आप किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना परसेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये परमिशन ही ना हो कि आप होली ओन्ड सब्सिडरी कर सकें, या आपको किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मैक्सिमम स्टेक की परमिशन 20% हो। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो हैं वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिफ्रेम करती रहती है और उन पर इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए उसमें इंसेंटिव्स भी देती है। इंडस्ट्रियल एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी नाम से आपको समझ आ रहा है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में किस इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्या उसकी पॉलिसी है कंट्री की। मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट की बात करते हैं अगर हम हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, लोन एंड इन सब चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो वो आपकी फिस्कल पॉलिसी। इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस, बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, हर कंट्री में अलग अलग एक्ट्स होते हैं। कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है, कोई सेबी का है, कोई कैपिटल मार्केट्स का है, तो अलग अलग एक्ट्स हैं। आपके कंपनी इंडिया के में जैसे अगर हम देखें तो कंपनीज एक्ट अलग है, सेबी का रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। इस तरीके से हर देश में अपने कानून होते हैं और जो एक्ट यहाँ पर इंडिया में लागू है वो एक्ट आपका यूरोप में, जापान में, रशिया में, यूएसए में नहीं लागू होगा। तो आपको वहाँ के इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस का भी ध्यान देना है, या अगर आप किसी इंटरनेशनल एक्ट को फॉलो करते हैं तो वो कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कॉमन होते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये है पॉलिटिकल फैक्टर्स की पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है या नहीं है, और किस तरीके से गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है, क्या उनकी बिलीफ्स हैं, किस तरीके के वो विचारधारा रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, एयर ट्रेवल, आपका इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट फैसिलिटीज, ये सारी कुछ फैसिलिटीज हैं जो आपको ध्यान में देनी होंगी कि बिजनेस में किस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप वहां पर बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहां पर आप अपना बिजनेस उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। कल्चरल फैक्टर्स भी कुछ हैं जो डायरेक्टली मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, रिलीजन, कल्चर, कास्ट, आपका ग्रुप सिस्टम, बिलीव्स, रिचुअल्स, ये सारी कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट और अपनी मार्केटिंग का पूरा कैंपेनिंग करना होगा। ये कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, नेम एनी फोर मैक्रो वेरिएबल्स, what are the firm related factors which may affect the decision to enter a particular foreign market. Long answer questions. What are the steps involved in country selection and evaluation? What are the parameters that a business may analyze while selecting the market to enter? These are some of the references which you may refer. आप इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं।